क्या मणिपुर की जिन बेटियों को नींव वस्त्र घुमाया गया, क्या वहां पे एक बाप का फर्ज नहीं था कि अपनी बेटियों को जाकर के हालचाल पता करे? मोदी जी वहां पर नहीं गए। इससे पता लगता है कि मोदी जी मणिपुर को अपना परिवार नहीं मानते। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उन्हें झूठा लालच दिया गया कि हम तुम्हारी सुनवाई करेंगे। उसके बाद किसान दोबारा बैठे हैं, उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं, उन्हें बोरियों में भर के लेके जाया जा रहा है, उनके सर पे गोलियां, शरीर के हिस्से काटे जा रहे हैं, जबड़े तोड़े जा रहे हैं आरएसएस के बंदों के द्वारा। क्या ये है परिवार? मतलब ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी औलादों को पिटते हुए देखता है? अगर इसको परिवार कहते हैं तो मोदी जी आप एक देश के मुखिया बनने लायक नहीं हो, फिर आपको परिवार त्याग देना चाहिए। तो आज की डेट में मोदी जी से परिवार कहते हैं, वो इनके लिए सिर्फ एक वोटर है, एक महज वोटर, जो उनकी नजर में आज की डेट में एक वोटर से ज्यादा कोई औकात नहीं रखता। आप भारत के नागरिक को एक परिवार मानते होते मोदी जी, तो यूपी में घसीट घसीट के बच्चों को मारा नहीं जाता। आप समझ रहे हो? पेपर लीक की घटना पे कितने लोगों ने फांसी लगा ली। कल एक बिहार का किस्सा पता लगा, बंदे ने रिटायरमेंट वहां से अपनी वो दे दिया, इस्तीफा, कि मैं यहां पे सिलेक्ट होऊंगा। ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। एक आदमी भारत के लोगों को परिवार तो कहता है, पर वो परिवार चलाने लायक नहीं है। उसको परिवार का दर्द नहीं दिखता। उसको परिवार सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशामद करने के लिए दिखता है। जो अंधभक्त हैं सिर्फ वही मोदी जी का परिवार हो सकते हैं। 140 करोड़ लोगों में हम भी आते हैं, पर हम नहीं मानते कि हमारा ये मुखिया परिवार का सदस्य और हेड बनने के लायक है। आज जो लिख रहे कि मैं भी परिवार हूं, तो हमारे उनसे सवाल है कि कैसा परिवार हो, कैसा परिवार हो? जब तुम्हारी बहन बेटियों को नींव वस्त्र घुमाया कि तुमसे मुंह नहीं खुला। आप मुझे बात बताइए, परिवार के अंदर क्या दुख आएगा तो क्या परिवार के लोग पीछे हट जाएंगे? कि एक आदमी सबसे ज्यादा परिवार में फूट डाल करके परिवार के लोगों को आपस में खड़ा कर रहा है, लड़वा रहा है, और वो कहता है कि मैं परिवार हूं। तो परिवार नहीं हो, आप एक तमाशबीन हो जो तमाशा देख रहे हो परिवार के लोगों को आपस में लड़वा करके। आप एक वो इंसान हो कि बहता खून देख करके आपको मजा आता है, आपको आनंद आता है। आप देश के लोगों को गोलियां पड़वा रहे हो और आप कह रहे हो परिवार है। बड़ी शर्म आती है मोदी जी, अगर आप परिवार है तो इस परिवार की गद्दी से आप अलग हो जाओ। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। गांधी मैदान पटना से वहां जब लालू यादव ने कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं और ये हिंदू भी नहीं है, उसके बाद बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, और तमाम बीजेपी जहां सरकार जीती है वहां के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर में, सोशल मीडिया पर लिखा, मैं हूं मोदी का परिवार। और मोदी ने कहा कि 140 करोड़ की जनता जो है वो मेरा परिवार है। इस मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं गिन्नी साहनी। मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी ही मेरा परिवार है। कुछ लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा कोई परिवार ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर चुनाव में टैक्ट बदल जाते हैं। उससे पहले ये लोग कहते थे कि हम भी चौकीदार, पहले एक इंसान अपने आप को चौकीदार बना के आया। तो एक इंसान की डेजिग्नेशन बार बार बदलती रहती है, तो इससे पता लगता है कि वो एक झूठ का पुतला है। आज की डेट में जो आदमी परिवार की बात करता है, तो हमारे क्रॉस क्वेश्चन है, आप पूछिए उनसे, क्या मणिपुर की जिन बेटियों को नींव वस्त्र घुमाया गया, क्या वहाँ पे एक बाप का फर्ज नहीं था कि अपनी बेटियों को जाकर के हालचाल पता करे? मोदी जी वहाँ पर नहीं गए। इससे पता लगता है कि मोदी जी मणिपुर को अपना परिवार नहीं मानते। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उन्हें झूठा लालच दिया गया कि हम तुम्हारी सुनवाई करेंगे। उसके बाद किसान दोबारा बैठे हैं, उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं, उन्हें बोरियों में भर के लेके जाया जा रहा है, उनके सर पे गोलियां, शरीर के हिस्से काटे जा रहे हैं, जबड़े तोड़े जा रहे हैं आरएसएस के बंदों के द्वारा। क्या ये है परिवार? मतलब ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी औलादों को पिटते हुए देखता है? अगर इसको परिवार कहते हैं तो मोदी जी आप एक देश के मुखिया बनने लायक नहीं हो, फिर आपको परिवार त्याग देना चाहिए। तो आज की डेट में मोदी जी से परिवार कहते हैं, वो इनके लिए सिर्फ एक वोटर है, एक महज वोटर, जो उनकी नजर में आज की डेट में एक वोटर से ज्यादा कोई औकात नहीं रखता। आप भारत के नागरिक को एक परिवार मानते होते मोदी जी, तो यूपी में घसीट घसीट के बच्चों को मारा नहीं जाता। आप समझ रहे हो? पेपर लीक की घटना पे कितने लोगों ने फांसी लगा ली। कल एक बिहार का किस्सा पता लगा, बंदे ने रिटायरमेंट वहां से अपनी वो दे दिया, इस्तीफा, कि मैं यहां पे सिलेक्ट होऊंगा। ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यहां पे पेपर खत्म कर दिए। तो आज की डेट में युवाओं को डंडे मारे जा रहे हैं, घसीटा जा रहा है सड़कों पे। वजह क्या है? रोजगार मांग रहे हैं। और क्या वो हिंदू नहीं है? आप मेरे से ये जवाब बताइए, क्या वो हिंदू नहीं है? बिल्कुल हिंदू हैं, पर अंधभक्त उनको देशद्रोही कहते हैं। आज जो रोजगार मांगेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, आज जो हक की बात करेगा वो खालिस्तानी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। एक आदमी भारत के लोगों को परिवार तो कहता है, पर वो परिवार चलाने लायक नहीं है। उसको परिवार का दर्द नहीं दिखता। उसको परिवार सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशामद करने के लिए दिखता है। जो अंधभक्त हैं सिर्फ वही मोदी जी का परिवार हो सकते हैं। 140 करोड़ लोगों में हम भी आते हैं, पर हम नहीं मानते कि हमारा ये मुखिया परिवार का सदस्य और हेड बनने के लायक है। चलिए, अगला सवाल ये है कि पिछली बार विपक्षी पार्टी ने कहा कि चौकीदार चोर है, उसके बाद पूरा नैरेटिव बदल गया और सबने लिखा कि मैं हूं चौकीदार। इस बार क्या लगता है विपक्षी पार्टी ने एक बड़ी गलती कर दी और बीजेपी इसका एक फायदा उठा लेगी? हर कोई लिख रहा है मैं हूं मोदी का परिवार, तो क्या विपक्ष ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है? क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कुल्हाड़ी मारना ऐसे नहीं कहते, आज जवाब देने से कहते हैं। आज जो लिख रहे हैं कि मैं भी परिवार हूं, तो हमारे उनसे सवाल है कि कैसा परिवार हो,
कैसा परिवार हो? जब तुम्हारी बहन बेटियों को नहीं वस्त्र घुमाया कि तुमसे मुंह नहीं खुला? आप मुझे बात बताइए, परिवार के अंदर क्या दुख आएगा तो क्या परिवार के लोग पीछे हट जाएंगे? तो ये सबसे बड़ा एक प्रलोभन है झूठ का। और जो मैं भी चौकीदार कहते थे, तो आज तो वो राफेल मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया जो राफेल जहाज था वो जितने का था उससे 4 गुना लागत में ज़्यादा खरीदा गया। तो आज ये तो सबसे पहले कोर्ट के अंदर जजमेंट थी। तो आज ये बात पता लगती है कि चौकीदार चोर है, इसमें कोई शक नहीं है। और राफेल की फाइल चोरी हो गई। आप मुझे बात बताइए कि इतने बड़े मंत्रालयों से क्या वहाँ से फाइलें चोरी हो जाती हैं और कोई सवाल नहीं बनता? तो इससे पता लगता है कि ना तो परिवार है ना चौकीदार है। ये देश लूटने वाले आरएसएस के वो बंदे हैं जो लोगों को भ्रमित कर करके लोगों का वोट लेना जानते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाना जानते हैं। आज ये परिवार की बात करते हैं, मस्जिदों के अंदर घुस करके जय श्री राम के नारे लगाते हैं। क्या ये परिवार है? तुम अपने परिवार के लोगों को दंगा करने के लिए उकसाओगे? आप मुझे बात बताइए, गुजरात के अंदर, और अभी तो छोड़ो, एक दरगाह के अंदर घुस करके, अभी तक तो बाहर मस्जिद के होता था, अब दरगाह के अंदर घुस करके जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो परिवार के लोग वो नहीं होते जो हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू के खिलाफ खड़े कर दे। परिवार उसको कहते हैं जो एकजुटता होती है, जो उसको जोड़ के रखता है। इन्होंने घर की दीवारों में लकीरें पाड़ दी और ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये हिंदू का, ये मुसलमान का एरिया। जो एरिया बांटने वाला आदमी है, जो देश बांटने वाला आदमी है, उसको आप परिवार कह सकते हो? आज पंजाब को इन्होंने अलग थलग कर दिया पूरा का पूरा। पंजाब के मसलों पर बोलने वाला प्रधानमंत्री हमारे पे चुप्पी साध लेता है और डालता है भगवंत मान पे। अरे जो केंद्र के मुद्दे वो तो तुम ही देखोगे, उसमें भगवंत मान का क्या मुद्दा? तो आज की डेट में हमारा यही कहने का मतलब है कि एक आदमी सबसे ज़्यादा परिवार में फूट डाल करके परिवार के लोगों को आपस में खड़ा कर रहा है, लड़वा रहा है, और वो कहता है कि मैं परिवार हूं। तो परिवार नहीं हो, आप एक तमाशबीन हो जो तमाशा देख रहे हो परिवार के लोगों को आपस में लड़वा करके। आप एक वो इंसान हो कि बहता खून देख करके आपको मजा आता है, आपको आनंद आता है। आप देश के लोगों को गोलियां पड़वा रहे हो और आप कह रहे हो ये परिवार है। बड़ी शर्म आती है मोदी जी, अगर आप परिवार है तो इस परिवार की गद्दी से आप अलग हो जाओ, शायद देश का परिवार बच जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि उस वक्त भी आरोप लगा था चौकीदार चोर है, लेकिन चुनाव जीत गए। अब वो 400 पार की बात कर रहे हैं। तो चाहे जितना भी आरोप लग जाए, लेकिन चुनावी वक्त में ऐसा कुछ मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं कि विपक्षी पार्टियों को हार का सामना करना पड़ता है। चुनाव तो ईवीएम से होता है जी, लोगों के हिसाब से कहाँ होता है? लोगों का तो दर्द है, गली गली लोग अपना निकल रहे हैं, ईवीएम की अस्थियां सर पे उठा उठा के निकल रहे हैं। आप वो वीडियो देखो ना, जो इसलिए पिछले इलेक्शन की आप बात कर रहे हो, ट्रक के ट्रक यूपी में पकड़े गए। क्या वो सवाल नहीं बनता चुनाव आयोग से? रात को 2-2 बजे तक काउंटिंग होती है और उस काउंटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलता और सुबह अनाउंसमेंट होती है फलाना जीत गया, ढिमकाना जीत गया। आज उनकी काउंटिंग के निष्कर्ष पूरे नहीं निकल पाते। ईवीएम के ऊपर इतने रोले हो चुके हैं, इतनी बारी ईवीएम पकड़ी जा चुकी है, उस पर कोई सवाल नहीं बनता। जब देश में ईवीएम के मुद्दों पर सवाल नहीं बनेगा तो इलेक्शन तो एक पार्टी जीतेगी। ये 400 प्लस 500 प्लस देश में जितने वोटर नहीं है, उससे ज़्यादा तो मोदी जी कहते हैं ये मुझे वोट देने वाले हैं। देश की आबादी को 600 करोड़ मतदाता जिस आदमी ने बता दिया, वो तो साबित कर देगा। मतलब आज की डेट में इनके पास वो एग्जामिनर है, आप 100 नंबर का पेपर दे के आओगे तो आपके 120 नंबर आ जाएंगे। 100 नंबर के पेपर में 120 कैसे आ सकते हैं? तो इससे पता लगता है कि 8 नंबर के क्वेश्चन को 10 भी बना के दे दिया जाएगा। तो आज वही वाली बात है, जिन एरियो में ईवीएम का रिजल्ट आता है ना, आप उन एरियो में उतने वोटर काउंट कर लो, वोटर भी नहीं होते। आप देखो कि बीजेपी को इतने वोट पड़े, कांग्रेस को इतने पड़े, आम आदमी को इतने पड़े, और सबको काउंट कर दो और उसके बाद आप देख लो वोटिंग कितनी हुई है, उस एरिया में वोटिंग कितनी हुई है। इनका विधायक जीत रहा है 1.5 लाख वोटिंग से, वोटिंग पड़ी है 1,20,000। तो ये चुनाव आयोग पे सरेआम बड़ा हम इल्जाम लगा रहे हैं। तो इसका मुद्दा क्या है? हमें इंसाफ मिलेगा? तो आज की डेट में ईवीएम का जिस आदमी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, अगर आपके बाप के पास घर में मशीन है ना नोट छापने की, तो आप ही साहूकार हो, जो मर्जी रंग के छाप लोगे। तो आज वही वाली बात है, जिनके पास ईवीएम है वो अपने को 400 क्या 500 क्या जितनी सीटें देश में है भी नहीं, उससे ज़्यादा जीत के दिखा देंगे। अगला सवाल ये उठता है, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो भड़काऊ बयान दिलवाती है, लेकिन इस बार जब टिकट दिया गया है तो कोई ऐसे नेता जो भड़काऊ बयान देते थे उनका टिकट काट दिया। तो इसमें तो मोदी जी की प्रशंसा करनी चाहिए आप लोगों को। रमेश बिधोड़ी हो जिन्होंने संसद में गलत बयान दिया, इसके अलावा जो है प्रवेश वर्मा है, उनका टिकट काट लिया। तो इसके लिए तो बड़ाई करेंगे ना, और कहा भी है कि सबको भाषा पे संयम रखना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में शिवराज चौहान ने कौन सा भाषण दिया था भड़काऊ? आज उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया ना, ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। आज इनके यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आगे आने वाले बंदों को मौका दे देते हैं। आज उस चीज़ को हम ये नहीं कहेंगे, पर आप ये कहो कि नफरत फैलाने का टिकट काटा है। आज वो मुख्यमंत्री की रेस में है। अगर 2025 में इलेक्शन होते हैं, वो तीनों दिल्ली के हैं। आपने प्रवेश वर्मा जी का नाम लिया, आपने बदूड़ी साहब का नाम लिया। आज जब कुछ चीज़ छीनी जाती है ना, तो कुछ बड़ा भी मिलता है। समझ रहे हो बात? आज अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो वो अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकेंगे। उनको इतना बड़ा बना दिया। कौन जानता था प्रवेश वर्मा जी को? कौन जानता था बदूड़ी जी को? उनके आतंकवादी वाले बयान, उनके कटवे वाले बयान ने उनको देश में प्रसिद्ध कर दिया। आज दिल्ली में प्रबल दावेदार बन गए वो मुख्यमंत्री के। तो एमपी क्या रहेगा उनके लिए? आज जो टिकटें काटी गई हैं, ये उनको समझा करके काटी गई हैं कि इन लोगों को न्यों को मौका मिलेगा और तुम मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़ोगे। और आज मनोज तिवारी साहब के साथ हमें बड़ी संवेदनाएं हैं।
कि वो मोदी जी करते हुए, उनकी धोतियां आगे पीछे करते हुए, आप समझ रहे हो, बस चाय उनको प्याले परोसते हुए वो बंदा टिकट ले गया। असली राजनीति तो आज आई है तिवारी साहब को करने के लिए, आप समझ रहे हो बात। उसमें इंसान ने आज तक, जब 100 रुपये पेट्रोल हो गया उसके वक्त भी वो यही कहता रहा नहीं अभी सस्ता होगा। वो 100 रुपये भी नहीं आया कि हाँ जी हमने 60 रुपये से 100 रुपये कर दिया, वो उस पर कह रहा अभी और सस्ता होगा। तो आज मुकेश जो ये है, मनोज तिवारी जैसे लोग, इनको राजनीति करनी आती है। बाकी सबका जो प्याज काट दिया भाजपा ने, पर उनका जो प्याज काटा है, जिनका आपने नाम लिया, उन सबका प्याज ये कह के काटा गया कि आप मुख्यमंत्री की रेस में हो, मीनाक्षी लेखी हो, परवेश वर्मा जी हो या रमेश बरूड़ी साहब हो। क्योंकि मीनाक्षी लेखी वही हैं जब पत्रकार पीछे भाग रहे थे, मैडम किसानों का क्या होगा, तो वो भागती भागती रेस लगाती हुई कह रही थी ये किसान थोड़ी ना, ये तो खालिस्तानी है, इनको तो पता ही नहीं है मुद्दे क्या हैं। तो आज की डेट में आप समझो ये वो टॉप क्लास नेता बन के निकले हैं भाजपा से, जो अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकेंगे। 2025 में आपको दिखा दूंगा। आप ये कह रहे 2025 में उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा ताकि विधानसभा चुनाव जीते। प्रमोट तो मीडिया ने कर दिया, नेशनल मीडिया ने कर दिया, सोशल मीडिया ने कर दिया, जिन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी बता दिया। एक ने बोल दिया इनका आर्थिक बहिष्कार करो, एक ने किसानों को खालिस्तानी बता दिया, वो तो प्रमोट अपने आप हो गए। आज देश में सबसे आसान है, अगर आपको फेमस होना है, आप किसी मुसलमान को गाली दो, आप मस्जिद के बाहर जाके कांड कर दो, आप फेमस हो जाओगे रातों रात। तो आज की डेट में इन लोगों ने मुसलमानों को एक हथियार बना रखा है फेमस होने का। आज मुसलमान इनकी रोजी रोटी का जरिया बन चुके हैं राजनीतिक लोगों की। और दूसरा जो मीडिया है उनके लिए भी आज एक प्रचार का माध्यम, टीआरपी का मुद्दा मुसलमान है। कोई मीडिया की डिबेट ऐसी नहीं होती जो बिना मुसलमान के चले, हिंदू के चले। तो आज देश के अंदर जब डिबेटें हिंदू मुसलमान के मुद्दों पे होंगी तो आप समझो ये माहौल तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, हमारे साथ गिन्नी साहनी थे। मोदी के परिवार पर जो है इन्होंने टिप्पणी की और अपनी बात रखी। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहें PRB। बहुत बहुत धन्यवाद।